प्रिय बच्चों, फॉलोअर्स, व्यूअर्स, अच्छा, एक बात का उत्तर अपने मन में दो। बेटे, जब तुम किसी गुरु के पास जाते हो, माता पिता के पास जाते हो, किसी अधिकारी के पास जाते हो, अपने से बड़े के पास जाते हो कुछ प्राप्त करने के लिए, तो क्या तुम उसकी बात न सुनकर सिर्फ अपने विषय में ही बताते रहते हो? पूछा जाए तो ठीक है। जैसे मैंने कहा है कि जिन्हें मेरा शिष्यत्व ग्रहण करना है या जो करते हैं, जिन्हें मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो पिछले वीडियो में मैंने कहा कि हाँ, जब तुम शिष्य मानते हो अपने को तो मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो तुम मुझे दूसरे वाले व्हाट्सएप नंबर पर अपने विषय में सब बताओ। तो यहाँ तो जायज़ है कि अपने विषय में सब बताओ कि गुरुजी, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरे ये विचार हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा आध्यात्मिक चिंतन ये, यहाँ तो ठीक है। लेकिन क्या आप किसी कक्षा में पढ़ने जाते हैं तो अध्यापक के आते ही आप खड़े होकर ये बताने लगते हैं कि इस विषय में मैं ये सोचता हूँ, मेरा विचार ये है? नहीं ना। मैं सदैव से ऐसा रहा हूँ कि मेरे पिता ने मेरे ये आदत डाली कि जब छुट्टियाँ होती थीं, जैसे कक्षा 6 पास हो गया, छुट्टियाँ हो गई, लगभग 2 महीने की होती थी, उस समय कोई ये नहीं होता था कि अगले क्लास की पहले से तैयारी स्कूल कराए, तो मैं अगली कक्षा के बहुत मुख्य मुख्य विषय छुट्टियों में पूरे लगन से पढ़ डालता था। तो जब मैं कक्षा में जाता था तो जो अध्यापक पढ़ा रहे होते थे वो नोट्स मेरे बने हुए होते थे। बल्कि मुझे याद है कि कक्षा 6, 7, 8 में मेरे भूगोल के अध्यापक मुझसे ही ब्लैक बोर्ड पर लिखवाते थे कि कहते थे कि तुम्हारे तो नोट्स बहुत अच्छे बने हैं और गुरुजी ने बनवा दिए। मेरे पिताजी ने उन्हें पढ़ाया था, तो पिताजी के लिए कहते थे कि गुरुजी ने बहुत अच्छे नोट्स बनवा दिए हैं, अब तुम क्लास में लिखा दो। तो मैं 3 साल तो कक्षा 7, 8, 6, 7, 8 में लगभग अध्यापन जैसा ही करता था। मैं लिखता था, बाकी बच्चे उसकी कॉपी करते थे। आगे के क्लास में फिर मैंने ये लिखने वाला काम तो नहीं किया, लेकिन मैं तैयार रहता था। अध्यापक जो पढ़ा रहे होते थे, जो भी पढ़ा रहे होते थे, वो मुझे पहले से पता होता था। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये सब तो मैं जानता हूँ। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो शून्य होके जाते हैं। जब आप कुछ लेने जाते हैं तो भरे बर्तन से नहीं जाते। कई बार बेटा तुम्हें ये एहसास होता है, तुम्हें ऐसा लगता है, मैं नाराज़ी में नहीं, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ कि अपने को खाली करना सीखो। ये नहीं कि तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे कोड़े में डाल दो। नहीं, बहुत अच्छा हो सकता है, अद्भुत हो सकता है, लेकिन जब तुम मेरे पास आए हो तो मेरे ज्ञान पर विश्वास करके आए हो। खैर, मेरा कोई छात्र मुझसे आर्गुमेंट नहीं करता है, आज तक 20 साल हो गए, क्योंकि उसे पता है कि वो आर्गुमेंट करने की स्थिति में नहीं है अभी, और आगे भी नहीं रहेगा। आर्गुमेंट मैं अलाउ नहीं करता, डिस्कशंस में अलाउ नहीं करता। डिस्कशन बराबर वालों से किया जाता है। अभी बच्चे हो, तुमसे क्या डिस्कशन करना। और जो लोग ये सोचते हैं कि वो बच्चे नहीं हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और मैं कहता हूँ कि कहीं और जाइए, जहाँ पर मधुशालाएँ खुली हों, क्योंकि मधुशाला में ही मधुलोभी जो हैं वो तरह तरह के आर्गुमेंट्स, उठा पटक, मार पिटाई सब करते रहते हैं। वो तो ना मेरे यूट्यूब चैनल हैं इसके लिए, ना फेसबुक के ग्रुप्स हैं, ना मेरा क्लास है इसके लिए। कई बार आपको बड़ी गलतफहमी होती है कि आप जो जानते हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि आप जो जानते हैं वो प्रचलित मानदंडों में बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जिस चीज़ के लिए आप ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, हो सकता है कि उस चीज़ के लिए वो ज्ञान असंगत हो, इर्रेलेवेंट हो, उस ज्ञान की आवश्यकता ही ना हो, चाहे आपने कितना भी प्राप्त कर लिया हो। तो पहले आपको पूरे खालीपन के साथ में वो ग्रहण करना है जो मैं देता हूँ, चाहे मेरा यूट्यूब चैनल हो, फ्री चैनल हो,
पेड चैनल हो, मेरा क्लास हो, मेरी फेसबुक हो, यूट्यूब हो, पूर्ण खालीपन से ही ग्रहण किया जा सकता है। यदि मैं भरेपन से ग्रहण करूंगा तो ग्रहण कर ही नहीं पाऊंगा। मुझे खालीपन से ग्रहण करना है। अब जैसे कुछ बाबा जो अद्वैतवादी हैं और जो अपने को ब्रह्म या जो बताते हैं, मैं उनके आगे कुछ नहीं सही। वो बहुत बड़े हैं, पूरे विश्व में उनके तमाम शाखाएं हैं, करोड़ों अरबों अनुयायी हैं उनके, इस नाते वो बहुत बड़े हैं। लेकिन आर्गुमेंट मैं उनसे भी नहीं करता। मैं ब्रह्म कुमारियों के सिद्धांत से सहमत नहीं हूँ। उनकी पोस्ट पढ़ता हूँ, जीवन प्रबंधन के शिवानी जी के वीडियो देखता हूँ, लेकिन आज तक कभी मैंने उनके पोस्ट पर कमेंट करके आर्गुमेंट नहीं किया, क्योंकि वे बहुत बड़े हैं। उस स्तर तक शायद मैं पहुंचा ना हूं कि जो मैं उनकी बात समझ पाऊं। लेकिन मुझे हंसी आती है कि मैं अपना बाप नहीं हो सकता, उसी तरह मैं परम ब्रह्म नहीं हो सकता। दैट्स ऑल। इतना सोचने का मुझे हक है, लेकिन मुझे उनसे आर्गुमेंट करने का हक नहीं है, क्योंकि जब मैं उनके सामने, उनके वीडियो के सामने बैठता हूं तो मैं खाली होकर बैठता हूं। सिस्टर शिवानी की बातें मैं सुनता हूं, उनके साथ विवेक ओबराय का जो डिस्कोर्स चलता है उसको मैं पूर्ण खाली भाव से सुनता हूं। मेरी मनपसंद बातें तो कृपालु जी महाराज कहते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, और वो ऐसे अद्वैतवादी नहीं हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उन्हें सुनता हूं। खाली होकर ही किसी भी गुरु से आप कुछ ग्रहण कर सकते हैं, और इसके अलावा मैं श्रेय देता हूं। आज मेरा कोई चिंतन अगर ओशो से मुझे वो ज्ञान मिला है तो मैं सदैव कहता हूं कि ये ज्ञान ओशो का है। सिस्टर शिवानी से मुझे मिला है तो मैं कहता हूं उनका है। अगर मुझे वो ज्ञान पंडित विजय शंकर मेहता से मिला है तो वो उनका है। हाँ, कुछ लोग सिर्फ भजन गाते हैं, ज्ञान नहीं बांटते हैं, लेकिन निहायत ही मुझे पसंद है। पंडित विजय शंकर मेहता ज्ञान देते हैं, वहीं दूसरी ओर पंडित मृदुल कृष्ण शास्त्री या उनके बेटे गौरव कृष्ण शास्त्री अद्भुत ढंग से भजन गाते हैं, ज्ञान अधिक नहीं देते हैं। भागवत कथा का भी व्याख्या जो करते हैं उसमें उनका अपना मौलिक चिंतन नहीं होता है, लेकिन मैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। लेकिन कोर्टेबल नहीं है कुछ भी कि मैं वो कोर्ट करूं, उस चीज को मैं कोटेशन दूं कि उन्होंने कहा है, क्योंकि वो सर्वविदित है, सब जाना हुआ है ज्ञान, वो भागवत में लिखा हुआ है। सारी चीजें मैंने पढ़ी है, भागवत कई बार पढ़ी, सुनी है। धर्म साहित्य तो मैंने सभी पढ़ा है और बड़े मन से पढ़ा है, और बिना ब्राह्मणवाद के पढ़ा है। मैं तो अक्सर पंडितों से ये प्रश्न करता हूं कि आप लोग पुरुष सूक्त का पाठ हर बार क्यों करते हैं? ऋग्वेद का पाठ करिए, लेकिन पुरुष सूक्त का ही पाठ क्यों करते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्याकृता। ये सब बताने की क्या जरूरत है? आज के जमाने में वर्ण व्यवस्था क्यों फैला रहे हैं? वो तो यजमान समझता ही नहीं है कि पंडित जी क्या अगड़म बगड़म कर रहे हैं, उसे पता ही नहीं होता, संस्कृत जानता नहीं वो। नहीं तो वो देखे कि बार बार कहा जा रहा है शूद्रो पादव जायता, कि शूद्र पैरों से पैदा हुए। भाई, शूद्र शब्द ही मुझे अप्रिय है और कर्णकटु लगता है और मुझे खराब लगता है और बहुत इंसल्टिंग लगता है, गलत लगता है मुझे तो दलित शब्द भी खराब लगता है। मैं चतुर्थ वर्ण शब्द इस्तेमाल करता हूं अगर इतिहास पढ़ाता हूं, समाजशास्त्र पढ़ाता हूं, मैं अपमान नहीं करता किसी का। तो इस सब की भावनाओं के होते हुए फिर भी मैं बहुत से लोगों को सुनता हूं, उनकी अच्छी बातों को सदैव कोट करता हूं, एहसान फरामोश नहीं हूं। जो ज्ञान मुझे जिससे मिला है उसको श्रेय देता हूं, और यदि वो ज्ञान बाय द वे मुझे याद नहीं है कि किसने दिया है तो मैं कहता हूं कि ये मेरा नहीं है, दन्नमम, ये मैंने कहीं से लिया है। कहाँ से लिया है मुझे याद नहीं है, या तो नेट से मिला है मुझे कहीं से। कई बार नेट पे भरोसा नहीं होता, बहुत सारे कोटेशन ओशो के नाम पे दे दिए जाते हैं। 2-4 बार ऐसा हुआ, मुझे कोटेशन बड़ा पसंद आया, मैंने लिखा नेट से लिया गया, कथित रूप से ये ओशो को बताया गया है, मैं श्योर नहीं हूं कि ये ओशो का है, लेकिन कोटेशन अच्छा है, मेरा नहीं है भाई, इट इज नॉट माइन। भाई, हमें कहीं मेले में कोई बिछड़ा हुआ बच्चा मिल जाए, मैं उसको लेके गोद में घूमूं तो यही तो कहूंगा, देखो भाई किसका बच्चा है, ये मेरा नहीं है।
अपना कहने लगूं तो बीवी कहेगी ये कहाँ से पैदा हो गया, इलाहाबाद रहे थे, मुझे पता है, बहुत साल रहे थे, कुंभ मेला में मिल गया, पुराना बिछड़ा हुआ। खैर अब अगर होता भी तो इस समय तक तो बहुत बड़ा होता। ऐसी कोई गुंजाइश मेरी लाइफ में है नहीं। कोई भूतपूर्व मुख्यमंत्री थोड़ी हूँ यूपी का कि जो बुढ़ापे में कोई डीएनए टेस्ट के लिए अपीयर हो जाए। हंसी आती है कभी कभी कुछ विश्वामित्रों पर और कुछ लोगों पर जो पता नहीं कहाँ कहाँ दान कराए हैं। दान के परिणाम पुण्य प्रताप बाद में प्रकट हुए। तो खाली होके आई। ज्ञान होना अच्छी बात है, ज्ञान का दंभ होना ठीक नहीं। जब मैं अपना परिचय देता हूं BTPUP चैनल पर कि मैं 4 बार PCS में सिलेक्टेड, IAS रैंक से रिटायर्ड, तो सिर्फ इसलिए देता हूं कि मैं बता सकूं कि ये मेरी अधिकारिता है, मेरा अधिकार है IAS PCS को गाइड करने का। मेरी योग्यता इतनी है, मैं 4 बार फेल नहीं हूं, 3 बार एक नंबर से फेल नहीं हूं, जैसा कि रिवाज है। IAS PCS की कोचिंग वाले जो कहते हैं, एक रिवाज बन गया है कि सर मेंस तक पहुंचे हैं, सर प्री क्वालिफाई 2 बार कर चुके हैं, 1 बार तो इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, लेकिन बोर्ड ने पूछ दिया कि यदि मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे। मैं गुस्सा हो गया, मैंने उनको डांट दिया, उन्होंने मुझे निकाल दिया, मैं सेलेक्ट नहीं हो गया। अब बताओ कोई अपनी बहन क्या UPSC वालों के से ब्याह देगा? ऐसी बातें लोग करते हैं। न UPSC वाले ऐसे प्रश्न करते हैं और न 1 नंबर से कोई रहता है। 1 नंबर से रह गए थे तो IAS ना हुए तो IPS हो जाते, सेकंड चॉइस तो मिलती। अगर फिर भी 1 नंबर से रह गए दुर्भाग्यवश, तो अगर तीसरी चॉइस IRS दी होती तो वो हो जाते, चौथी हो जाती, 5वीं चॉइस मिलती, 6वीं 7वीं 8वीं 27-28 तरह की पोस्ट होती है, कोई तो मिलती, लेकिन कोई नहीं मिली। और ऊपर से पूर्ण बेशर्मी से ये कहना कि मैं IAS PCS को पढ़ाने के योग्य हूँ, उसी प्रकार है जैसे कि कोई BA में 4 बार फेल हो गया हो और BA के बच्चों को ट्यूशन देने के लिए कहता हो कि मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, मैं 4 बार BA फेल हूँ। IAS PCS को पढ़ाने में ये बेशर्मी पूर्णतया प्रचलित है और तमाम बच्चे मूर्ख बनते हैं। तब मैं कहता हूँ कि दंभ नहीं है, रियलिटी है। ईश्वर ने इस लायक मुझे बनाया है कि मैं IAS PCS के लिए गाइड कर सकता हूँ, फ्री और पेड दोनों प्रकार पढ़ाता हूँ। आजीविका के लिए पेड ग्रुप भी है और उसकी पूरी जानकारी 9810257742 पर मिलती है। लेकिन जब आप आते हैं उस पर तो खाली होके आइए। आप चाहे 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 3 साल से कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, 10 साल से कर रहे हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं आपको शून्य समझ के बताऊंगा, क्योंकि आप जो कर रहे हैं अगर वो सच्ची तैयारी होती मान्यवर तो अब तक निकल गए होते। इसलिए वो तैयारी गलत थी, उस तैयारी का मैं आपको कोई वेटेज नहीं देता। आप कोई सीनियर नहीं हो गए मुझसे कि आप मुझसे आर्गुमेंट करेंगे, कि आप ये कहेंगे कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ सही है, कि आप ये आशा करेंगे कि आपको नियम तोड़कर मैं कुछ बताऊंगा, या आप ये आशा करेंगे कि आप सारी फॉर्मेलिटीज़ भंग कर देंगे, या आप सोचेंगे कि आप मुझसे फ्रेंडली हो गए हैं। मैं तो आपसे कभी बात किया करता था व्हाट्सएप पर फ्रेंडली ढंग से। रिमेंबर द गोल्डन फार्मूला, ए सीनियर शुड फॉरगेट दैट ही इज ए सीनियर while talking to juniors, but junior should never forget that he is a junior while talking to seniors। हिंदी में बताएं। एक वरिष्ठ को, एक सीनियर को जब वो जूनियर से बातें करे, यानी कि एक वरिष्ठ व्यक्ति को, वरिष्ठ नागरिक को, एक प्रबुद्ध व्यक्ति को जब वो बच्चों से बात करे तो ये भूल जाना चाहिए कि वो बच्चों से बात कर रहा है, उनसे बराबरी से प्यार से बात करे। लेकिन बच्चे को कभी नहीं भूलना चाहिए, जूनियर को कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो बच्चा है, वो जूनियर है, उसे ये डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। यू विल नॉट इग्नोर मी, यू विल नॉट इग्नोर माई रूल्स, यू विल नॉट इग्नोर व्हाट आई से। इफ यू इग्नोर देन आई विल ब्लॉक सर्टेनली। तब मैं एक कठोर अध्यापक हूं जिसके हाथ में राजदंड अभी भी है। सर्विस में तो था ही, अभी भी है। एक शिक्षक जो होता है वो प्रशासक पहले होता है, मैं वो प्रशासक हूं। जब शाहजहां को कैद किया था औरंगजेब ने, तो किस्सा मशहूर है
कि उसने कहा कि क्या काम करना चाहते हो पिताजी, अब्बा हुजूर क्या काम करेंगे आप खाली बैठे बैठे, ताजमहल ही निहारेंगे या कुछ और करेंगे? दें शाहजहां ने कहा बच्चे पढ़ाने को दे दो, कुछ बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो औरंगजेब ने विद्रूप से कहा टेढ़ा मुंह करके कि शाहनशाही नहीं गई अभी तक, बच्चे पढ़ाना शहनशाही है, शहनशाहों की आदत है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जहां सामने आने वाला सर कहता है अगर मैं दुकान खोले होता सरकारी नौकरी छोड़ के, क्लास 1 की IAS रैंक की नौकरी छोड़ के, अगर मैंने आजीविका के लिए दुकान खोली होती, शोरूम खोला होता, बिजनेस खोली होती, तो सामने आने वाले से मैं कहता यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर, सर मैं क्या कर सकता हूँ सर, ये है, हम सर ये बेचते हैं, हमारे सर ये प्रोडक्ट हैं। तब मैं ये कहता। टीचिंग करना शुरू की है, सामने वाला आके कहता है सर मैं IAS PCS करना चाहता हूँ, सर मुझे IAS PCS के बारे में जानकारी चाहिए। दैट इज द स्पिरिट। सो दैट ये एक राजशाही, एक रॉयल व्यवसाय है। व्यवसाय तो है, जब हम कुछ बेचते हैं तो व्यवसाय है। हालांकि मैं फ्री भी इतना देता हूं कि वो कोई व्यवसाय नहीं है। ये चैनल पूरा फ्री है, BTPUP चैनल पूरा फ्री है, 850 वीडियो और थोड़े से और बहुत ही काम के वीडियो SIVAG सिवाग यूट्यूब चैनल पर भी है, ये सब फ्री है। फेसबुक के इतने ग्रुप में रोज करंट अफेयर पोस्ट करता हूं, बिल्कुल फ्री, 2 घंटा लगता है पोस्ट करने में, और मैं आशा नहीं करता कि आप उस पर कमेंट करें, बिल्कुल मना करता हूं स्ट्रिक्टली। प्लीज डोंट कमेंट ऑन दैट। ना प्रशंसा ना थैंक यू, कुछ नहीं चाहिए, चुपचाप पढ़िए, नोट्स बनाइए। आई स्ट्रिक्टली डिसलाइक कमेंट्स ऑन कॉपी पेस्ट पोस्ट, वो मेरी नहीं है, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। यदि मैं अपनी शकल से कुछ लिखूं तो मुझे कमेंट करिए, ठीक है, तारीफ करिए, कमेंट करिए, कुछ भी। लेकिन जब मैं कॉपी पेस्ट क्लियर कट कर रहा हूं द हिंदू से और अखबारों से, BBC लंदन, BBC से, या तमाम सारे अखबारों से, हिंदी अंग्रेजी के, मेरा क्या है उसमें? मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट करने मेहनत की है, मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, और आर्गुमेंट उस पर या बहस या प्रश्न तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं देखता भी नहीं, इतना टाइम मेरे पास कहाँ है कि मैं इतने सब में देखूंगा। तो चलो ठीक है, कुछ पेड ग्रुप हैं, एक मात्र 11,000 का है, 20 जुलाई तक 11,000 फीस है, वरना ये तो फीस 99,000 लाइक बैच है, ये 400 वीडियो दे रहा हूँ, बहुत कुछ है इसमें। बहरहाल 20 तारीख तक अभी इसकी फीस, 20 जुलाई 2020 तक 11,000 ही है। ज्वाइन करने वाले कर लें, नहीं 31,000 तो हो ही गई है उसकी, 20,000 डिस्काउंट चल रहा है। तो ये ऐसा व्यवसाय है जो रॉयल व्यवसाय, लेकिन आपको आना पड़ेगा खाली होकर अगर आप आना चाहते हैं। इस चैनल पर भी मैंने एक व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट लिस्ट प्रारंभ की है, 95 40 49 74 15, हिंदी बोल रहा हूं। हालांकि हिंदी मीडियम वाले, कितने हिंदी मीडियम वाले हों जिन्हें अंग्रेजी बिल्कुल पढ़ने में नहीं आती, वो अंक जो हैं वो अंग्रेजी के ही पसंद। उनसे अगर कह दो 79 तो कहेंगे ये क्या होता है, 89 79 में फर्क नहीं जानते। लेकिन मैं दोनों तरह से बोल देता हूं, 9540 497415। ये व्हाट्सएप सिर्फ 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 उनके लिए है जो सच्चे मन से मुझे अपना गुरु मानते हैं, मुझसे कोई बहस नहीं करना चाहते, मेरी बात को अखंड रूप से स्वीकार करते हैं, अपना जीवन प्रबंधन करना, लालच में नहीं कि गुरुजी मेरी लाइफ सोचो है, चलो इसको भी आजमा लेते हैं, ये भी बुढ़ऊ जो है कभी गेरुआ पहन लेते हैं, कभी काला पहन लेते हैं, कभी पीला पहन लेते हैं, देख लेते हैं इनको भी आजमा के, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है समस्याएं कुछ दूर हो जाए। नहीं, मत आइए, मत आइए, प्लीज डोंट कम। इसमें आपको अपनी वेरीफाइबल गवर्नमेंट ID के साथ में अपना पूर्ण परिचय 2-4 फोटोग्राफ के साथ में देना है। मैं आपकी इमेज तो बना सकूं कि आखिर आप कैसे लगते हैं, कौन हैं, आपके चेहरे से मैं पढ़ लेता हूं कि आप क्या हैं, मैं देखूं तो समझूं तो। जरूरी नहीं, पूछिए मत कि गुरुजी 7 दिन हो गए मैसेज भेजे हुए, जवाब नहीं मिला, ये नहीं मिला, नहीं, नो, आई एम नॉट बाउंड, आई हैव नो कमिटमेंट, फीस नहीं ली है, कोई कमिटमेंट नहीं है। ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई जा रही है, नाम धीरे धीरे फीड करेंगे, सैकड़ों नाम हो चुके हैं अब तक, धीरे धीरे नाम फीड करेंगे, बहुत से लोगों को नहीं भी फीड करेंगे जिन्होंने सीधे प्रश्न पूछने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर कोई बाबा नहीं बैठा हुआ है, कोई तांत्रिक नहीं बैठा हुआ। मैं आपको पंचोपचार सिखाऊंगा। माँ शुभ्रांगिनी आनंदवाणी वाला पेज फेसबुक का लाइक कर लीजिए, जितनी पोस्ट ने पढ़ ली, थोड़ी सी पोस्ट हैं,
एक 20-25 पोस्ट होंगी आपके काम की, उन्हें पढ़, बाकी कभी कभी उसमें विज्ञापन भी जाता है मेरे ग्रुप उसका पेड क्लासेस का, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जीवन प्रबंधन से रिलेटेड जो पोस्ट हैं माँ शुभ्रांगिनी वाली, उन्हें पढ़ लीजिए। पहली बात, अगर आप द्वैतवादी नहीं हैं, यानी आप भी ये विश्वास करते हैं कि आप एक आत्मा हैं, आप ब्रह्म हैं, तो प्लीज मत आइए, प्लीज मत आइए। मेरा आपका विचार कभी मिल नहीं पाएगा, मत आइए, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको। और या इस विषय पे आप मुझसे आर्गुमेंट करके मुझे प्रभावित करना चाहते हैं तो मत आइए। आप नेताओं के चमचे भक्त चौकीदार हैं तो मत आइए। आप जातिवादी हैं तो मत आइए। आप संप्रदायवादी हैं और बड़ा एहसान करते हैं दूसरे अल्पसंख्यकों पर कि आप अपने देश में उन्हें रहने दे रहे हैं, तो प्लीज मत आइए। देश सबका है। संप्रदायवादी हैं तो मत आइए। आप कट्टर ब्राह्मण हैं, कट्टर हिंदू हैं, कट्टर ये हैं, कट्टर वो हैं, जाइए, मेरे पास मत आइए। मेरा ये यूट्यूब का चैनल भी मत ज्वाइन करिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कुछ नहीं मिलता इससे। अगर आप ये सब आप अनुच्छेद 14, 15, 16 का पालन करते हैं तो आइए। यानी कि आप जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करते, सच्चे मन से सबको इंसान समझते हैं और कोई भेदभाव नहीं करते। मुझे उन लोगों से सख्त चिढ़ है जो लोग इस तरह से सोचते हैं हमेशा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, एथनोसेंट्रिक हैं, वो आई डोंट लाइक दैट। अपने लिए जब मैं बताता हूँ, कई लोगों की भ्रम होता है, आप भी तो कहते हैं, आपको लगता है आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरे लिए कहते हैं कि आपके अलावा दूसरा तो कोई जैसे मानो पढ़ाना जानता ही नहीं। हाँ, तो उसमें क्या बात है, दूसरा कोई सक्सेसफुल भी तो नहीं है। जब सक्सेसफुल नहीं है तो एक सक्सेसफुल में और एक अनसक्सेसफुल में फर्क तो रहेगा बेटा। मैं 4 बार सक्सेसफुल हूँ तो अंतर तो है ही है, ये तो आप डिसाइड करिए। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप जैसा नादान कोई दुनिया में नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि 4 बार सक्सेसफुल में और 4 बार फेल में फ़र्क क्या है, तो आप क्या समझते हैं? ये कोई मेरा दम्भ नहीं है, रियलिटी है। मेरी क्वालिफिकेशंस रियलिटी हैं। परिश्रम कर रहा हूँ, 65 साल की उम्र तक पढ़ता हूँ। सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूँ ही नहीं। अगर मैं होता तो मैं इतने लोगों से क्यों सीखता? मैं तो अपने छात्रों तक से सीख लेता हूँ। मैं ये क्यों खुले मन से स्वीकार करता कि मैंने तमाम बातें अपने तमाम छात्र छात्राओं से सीखी हैं? क्यों स्वीकार करता? तभी तो मैंने स्वीकार किया है। मैं सर्वश्रेष्ठ तो नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जाने कितने वीडियोस मैंने कहा है कि मैं उनकी चरणों की रज भी नहीं हूं। बहुत विद्वानों का नाम लेके मैंने कहा है कि मैं तो उनके चरणों की धूली भी नहीं हूं। ऐसी मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। कोई एथनोसेंट्रिज्म नहीं है। हमारा कुल जो है, कानकुब्ज ब्राह्मणों में 20 विश्वा के ब्राह्मण जो होते हैं वो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मैं कहता हूँ हमेशा, इसमें क्या सर्वश्रेष्ठता है कि मैं फलाने गांव में पैदा, हमारे दादा परदादा फलाने गांव में पैदा हो गए, तो वो 20 विश्वा का गांव था, बड़पुरी है, फलाना डिमाका जो भी है, तो वो जो है 20 विश्वा कहलाने लगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पुरखों ने शास्त्र भी लिखे हैं, पुराण लिखे हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्हीं के तमाम वंशज डफर हैं एकदम, बहुत सारे गांव में रह रहे हैं, अनपढ़ हैं एकदम, नाम मात्र की कोई उनमें योग्यता नहीं है। उन्हीं लोगों के वंशज। भाई एक जो हमारे परदादा होंगे, दादा परदादा के परदादा, तो उनकी ब्रांचिंग तो बहुत हो गई। मैं जाने कितने अपने खानदान के लोगों को जानता हूँ जो पढ़े लिखे तक नहीं है। तो वो पुराण लेखक रहे, उन्होंने पुराण लिखे या टीकाएं लिखी या व्याख्याएं लिखी, इसका क्या फर्क पड़ता है? तुमने मेंडल का नियम पढ़ा हो तो कुछ लोगों में गुण रिसेसिव होते हैं, कुछ में प्रकट होते हैं, मुझ में प्रकट हो गए, उनमें नहीं हुए। That's all। और मैं क्या बताऊं? गुरु के समक्ष खाली होके जाइए, गुरु से ग्रहण करिए, उसे ये बताने की कोशिश मत करिए, उसके ऊपर रहने की कोशिश मत करिए। इस वीडियो के अंत में मैं एक फनी एग्जाम्पल दे दूं तुम्हें, मेरा अपना खुद का। अब मैं विवेकानंद और अब्दुल कलाम के उदाहरण तो देता नहीं हूँ, आदरणीय जो भी हैं उनके, क्योंकि मैं उनके साथ ना खेला ना पढ़ा ना पढ़ा, अपना ही देता हूँ उदाहरण। क्योंकि तुम्हारे लिए इतना है बेटा कि तुम अगर मेरे जैसे हो गए तो तुम वो सब पा जाओगे जो तुम पाना चाहते हो, क्योंकि मैं वो सब पा चुका हूँ। सीधी सी बात ये, तुम्हें विवेकानंद होना है या एपीजे अब्दुल कलाम होना है, कोई नहीं जानता। यू कैन बी ग्रेट मैन, आप महापुरुष हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फिलहाल तो आप लोग IAS PCS होना चाहते हैं, वो मैं हो चुका। तो मैं तो अपने जीवन की बात बताता हूँ। मेरे एक प्रोफेसर वशिष्ठ थे, मथुरा के थे, मुझे पूरा नाम इस समय याद नहीं है।
तो बीच में आ जाएगा तो बता दूंगा। बीएससी में जनता कॉलेज बकेवर में 1973, तो मैं वहाँ पढ़ता था। बाद में उसी कॉलेज मैंने पढ़ाया भी है। मैंने एक पुस्तक में विदेशी किताबें मंगाता था, अमेरिका से इंपोर्ट करता था, तो तब भी सीओडी की तरह आती थी, वीपीपी कहलाती थी। तो मैंने मंगाई एक पुस्तक जो है लाइनस पॉलिंग, नोबेल पुरस्कार विजेता, 2 बार नोबेल पुरस्कार में मिला था, एक बार केमिकल बॉन्डिंग पर और एक बार विटामिन सी पर। तो केमिकल बॉन्डिंग पे जो उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उनकी पुस्तक है केमिकल बॉन्ड के नाम से, इतनी मोटी पुस्तक है, बड़ी सुंदर काले रंग की एकदम खूबसूरत किताब थी, देख के तभी प्रसन्न हो गई। मैंने पूरी पढ़ डाली। अब मैंने केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन रट ली। मैं नॉर्मली रटता नहीं हूं, लेकिन मुझे मजा आ रहा था कि इसको रट लेते हैं। आज भी याद है, वी शैल से दैट देयर इज अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स और 2 एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम इन केस व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन देम आर सच एज टू लीड द फाउंडेशन ऑफ एन एक्टिव यूनिट। दुनिया भर का 2 पेज की डेफिनेशन, दोनों पेज पूरे रट डाले थे। रटन तो हमेशा याद रहती है, आज भी याद। हालांकि बाद में हमेशा बुद्धि से पढ़ता था, लेकिन वो कुछ चीजें बड़ी मजा आता था, तो उसको रट डाला। अब मैं इंतजार में कि वशिष्ठ जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और वो जब भरे क्लास में पूछें केमिकल बॉन्ड पे, तो मैं ये डेफिनेशन बताऊं, रुकने का नाम ना लूं। मेरे अंदर ये तमन्ना पैदा हुई कि मैं गुरु के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करूं और बताऊं कि गुरु जी आपसे ज्यादा मैं जानता हूं। दंभ पैदा हुआ। वशिष्ठ जी जो पढ़ाते थे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी सी लगती थी उनमें, या उनकी आवाज ऐसी थी, कभी कभी आवाज ऐसी होती है कांपती सी। मैं सब शिक्षकों का सम्मान करता रहा हमेशा से। एक हमारे फिजिक्स प्रोफेसर थे, उनके लड़के बहुत मजाक बनाते, लेकिन मैं चरण स्पर्श करता था उनके हमेशा, और वो इस बात से बड़े प्रसन्न भी रहते थे। इसलिए नहीं कोई प्रैक्टिकल में नंबर मिलने थे, प्रैक्टिकल में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, जब सही करूंगा तो मिलेंगे, इससे कोई मतलब नहीं था। अब वशिष्ठ जी ने केमिकल बॉन्ड पढ़ाया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, टाउ बॉन्ड सब पढ़ा दिए, लेकिन केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन कक्षा में किसी से नहीं पूछी। एक दिन मेरा मौका लग गया। वशिष्ठ जी ने कहा, तो स्टूडेंट्स, मैं अभी केमिकल बॉन्ड पढ़ा रहा था, मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा केमिकल बॉन्ड क्या होता है। अब मेरी बाँछें खिल गई। मैं खड़ा हुआ, मैं सर मैं बताता हूँ केमिकल बॉन्ड क्या होता है। वी शैल से दैट देयर इज अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स और ग्रुप्स ब्ला 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 शुरू हो गए। उन्होंने थोड़ी देर सुना, सकते में आए एकदम से, उन्होंने कहा बैठो नीचे, बैठो नीचे, किसने पूछा था, बैठ जाओ। इतनी डांट पड़ी मेरे ऊपर। क्लास खत्म हो गया तो लड़के मेरी थोड़ी मक्खनबाजी किया करते थे, मेरे क्लास फेलो इसलिए किया करते थे, मैं टॉपर था तो हमेशा मुझसे पढ़ते थे। क्लास खत्म हो जाने पे घंटा 1 घंटा ऐसा जाता था कि हम लोग बैठ के, एक चबूतरा था बहुत सुंदर, मेरा कॉलेज बहुत खूबसूरत है, जनता कॉलेज बघेवर, बहुत ही खूबसूरत है। इतने सुंदर लता पुष्प बेल वाटिकाएं तमाम सब, कोई लड़की लड़के बैठ के प्रेमालाप नहीं करते थे उस जमाने में, सब पढ़ते थे। तो एक जगह हम लोग चुन लेते थे, वो हमारी जगह थी। लोग कहते थे कि ये प्रमोद का क्लास है, प्रमोद मेरा नाम है, तो ये उनका क्लास है। तो 8-10 लड़के घेर के मुझसे पढ़ा करते थे, थोड़ी सी मक्खनबाजी भी किया करते। तो उन्होंने कहा कि देखो वशिष्ठ जी एकदम चुप हो गए, और प्रमोद ने तो आज चुप कर दिया, और उनके हाथ से तो डस्टर छूट गया, जबकि कुछ नहीं हुआ था ऐसा। उनके हाथ से चौके छूट गई, डस्टर छूट गया, ये वो, और उड़ाने लगे। मैंने उन सबसे कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी गलती है। फिर मैं स्टाफ रूम में गया, मैंने उनके चरण स्पर्श किए, मैंने कहा कि सर गलती हो गई हमसे। मैंने कहा मुझे याद था, तो मैं मौका ढूंढ रहा था कि मैं कैसे बताऊं। तो हंसने लगे। तो उन्होंने कहा JN पांडे साहब से, जो मेरे बुआ के लड़के भी थे और प्रोफेसर भी थे, मैंने कॉलेज में कभी ये रिश्ता नहीं निभाया कि वो मेरे बुआ के लड़के हैं और मेरे बड़े भाई हैं। बिल्कुल उसी तरह सर कहता था, अनुशासन का पालन करता था, कभी भी किसी को नहीं पता लगने दिया कि वो मेरे बुआ के लड़के हैं। तो पांडे जी से बोले, और मेरे वो बहुत आदरणीय गुरु रहे हैं जिन्हें मैं फॉलो करता रहा, बिल्कुल अमिताभ बच्चन लगते थे देखने में, अब तो इस संसार में नहीं है। तो उन्होंने, वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो इसको, देखो ये आज शुरू हो गया रेलगाड़ी की तरह। तो हंसने लगे। बहुत कम इनफॉर्मल होते थे। पांडे जी थोड़ा सा मुस्कुराए, हंसे, बोले हमसे जाओ, अच्छा ठीक है, माफ कर दिया गया तुम्हें, जाओ, अब आगे गलती मत करना। मेरे लिए सबक था। एक बार प्रोफेसर कृष्ण बहादुर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, RSS के बहुत जबरदस्त नेता थे,
और इमरजेंसी में उनके साथ बहुत अन्याय हुआ था, उनकी आंखें नष्ट हो गई थी और उसी समय उनको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उनके जो जीवाणु थे वो मर गए इसी इमरजेंसी के दौरान। मतलब जो जीवाणुओं को इंक्यूबेटर में रखा था जिस पर वो रिसर्च कर रहे थे। तो कृष्ण बहादुर जी, उनकी पत्नी थी मैडम रंगनायकी, कृष्ण बहादुर जी पढ़ा रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा, यू आर थ्रू आउट फर्स्ट क्लास। मैंने कहा तो तुम बोलते क्यों नहीं क्लास में? मैंने कहा सर आप पूछेंगे जरूर बताएंगे। उन्होंने कहा तो मुझे पूछना पड़ेगा, कई बार तो मैं चुपचाप खड़ा होता हूँ, शायद कोई बताए, कोई बताता नहीं, तुम क्यों नहीं बताते? तुम थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हो, यूनिवर्सिटी में तुम्हें ग्रेड पे एडमिशन मिला है। ग्रेड पे एडमिशन होता था 2 लड़कों का, 2 छात्रों का ग्रेड एडमिशन कहलाता, तो मतलब हाईएस्ट ग्रेड, जो सबसे अधिक नंबर लेके आते थे। तो तुम्हें बताना चाहिए। मैंने कहा सर जैसी आ गया मैं बताऊंगा। इंग्लिश मीडियम ही था, जैसी आ गया तो मैं आज कह रहा हूँ, सब इंग्लिश में ही बोला करते थे। तो मैंने फिर बताया तो वो बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा तुम इतना जानते हो? क्योंकि मैंने जब उन्हें सिंगलेट लिंकेज के बारे में एक बार बताया क्लास में, मैंने कहा सर सिंगलेट लिंक PCl5 की जो फार्मूला था, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और उस पर मैंने जब सिग्विक का नियम और तमाम चीज़ें बताई जो कि किताबों में नहीं थी उस समय की। बोले तुमने कहाँ से पढ़ा ये सब? मैंने कहा सर लाइब्रेरी जाता हूँ, वहाँ बहुत सारे जर्नल रखे हो। तुम जर्नल पढ़ते हो, रिसर्च पेपर पढ़ते हो, MSc प्रीवियस में हो अभी? मैंने कहा सर अच्छा लगता है पढ़ना। बड़े प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा, मेरी बहुत प्रशंसा करते थे। तो गुरु के समक्ष आप खाली होके जाइए, मेरा इस सूत्र याद रखिए। गुरु तभी ज्ञान दे पाएगा। डॉक्टर कृष्ण बहादुर ने मुझे जो पुस्तकें दी, लाइब्रेरी से रिकमेंड की, एक दिन बुला के स्टाफ रूम में बहुत सी पुस्तकें थी उनके पास, कहने लगे तो पांडे जी ने मुझे ऐसे दी थी किताबें। मैं उन्हीं लोगों का तो उपकार है जो आज मैं फ्री वीडियो देता हूँ BTPUB चैनल पर। मेरे साथ इन सब महानुभावों ने उपकार किए। प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी कहने लगे तुम क्वांटम केमिस्ट्री कैसे जानते हो? प्रीवियस में पढ़ते हो फिजिकल।